हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आप चैप्टर जब पढ़ते हो तो बीच में जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्या न्यूलैंड्स के ऑक्टेव में डोबेराइनर के टाइड भी मौजूद थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे लिथियम सोडियम पोटासियम जो थे वो हम लोगों ने देखा था, तीन उन्होंने ट्राइड बनाया था, जिसमें पहला ट्राइड हम लोगों ने देखा था लिथियम सोडियम और पोटासियम। ठीक है ना, और ये तीनों तत्व न्यूलैंड्स के ऑक्टेव में एक ही कॉलम में आते हैं। ठीक है, तो आपको पता करना है कि बिल्कुल आते हैं। ठीक है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या खामियां थी, तो डोबेराइनर केवल 3 ट्राइड ही बना पाया, इसलिए इसके वर्गीकरण सिस्टम को मान्यता नहीं मिल पाई। अगला है प्रश्न कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के नियम की क्या खामियां थी। तो बच्चों, न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम की बहुत सारी खामियां थे। पहला, यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता था। कैल्शियम के बाद हर 8वां तत्व पहले तत्व जैसे गुण नहीं दिखाते थे। न्यूलैंड्स के समय तक केवल 56 तत्वों की जानकारी थी और उसने मान लिया था कि भविष्य में और किसी भी तत्व की खोज नहीं होगी, लेकिन बाद में जब नए तत्वों की खोज हुई तो वे इस नियम पर फिट नहीं बैठे थे। अपने टेबल में कुछ तत्वों को फिट करने के लिए न्यूलैंड्स ने एक ही खाने में दो दो तत्वों को भी रखा, जैसे कोबाल्ट और निकेल। उसने कुछ विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही सुर के अंदर रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकेल को उसी सुर के अंदर रखा जहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन को रखा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोबाल्ट निकेल धातु है, जबकि क्लोरीन और फ्लोरीन जो है अधातु है। अतः इसके जो नियम ये जो नियम बनाए थे न्यूलैंड्स ने, इसमें इतनी सारी खामियां की वजह से इनके नियम को बहुत आगे तक नहीं ले जाया जा सका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के पीरियडिक टेबल का इस्तेमाल करते हुए इन तत्वों के ऑक्साइड के फार्मूले बताएं। ठीक है, पोटासियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो बच्चों, पोटासियम प्रथम ग्रुप में है और इसी ग्रुप के तत्वों के ऑक्साइड का फार्मूला जो होता है R2O होता है, इसलिए हम इसका फार्मूला बनाएंगे K2O। कार्बन चौथे ग्रुप में है और इस ग्रुप के तत्वों के ऑक्साइड का फार्मूला RO2 होता है। ठीक है, आप जब मेंडलीव का पीरियडिक टेबल देखे थे तो वहाँ पे देखिए इस तरह का RO2 R2O जैसा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे कार्बन के ऑक्साइड का जो फार्मूला देंगे इसके आधार पर देंगे तो ये फार्मूला CO2 होगा। इसे एल्युमिनियम के तीसरे ग्रुप में हमने देखा था फार्मूला, तीसरे ग्रुप के जो फार्मूला था वो R2O3 था, अतः एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो Al2O3 बनेगा। सिलिकॉन चौथे ग्रुप में था और चौथे ग्रुप का जो फार्मूला फिर से RO2 है, तो स्वाभाविक है सिलिकॉन के जो ऑक्साइड बनेंगे SiO2 होंगे। और बेरियम दूसरे ग्रुप का था और दूसरे ग्रुप का जो फार्मूला RO था, अतः ऑक्साइड का जो फार्मूला हो जाएगा BaO होगा, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, आप जाके मेंडलीव का पीरियडिक टेबल देखेंगे, उसमें ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी में जो है ऑक्साइड्स का आपका 7 तक जो दिया था ऑक्साइड का, इस तरह का फार्मूला जो हमें मिलेगा R2O RO2 एक्सेट्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गैलीलियम के अलावा किसी अन्य दो ऐसे तत्वों के नाम बताओ जो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में छोड़े गए खाली स्थान में फिट हो गए थे। तो बच्चों, हम लोगों ने स्कैंडियम और जर्मेनियम को देखा था, याद रखेंगे इसका आंसर होगा स्कैंडियम और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है अपने पीरियडिक टेबल के लिए मेंडलीव ने किस लक्षण को चुना था। तो बच्चों, मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पर आधारित था और रासायनिक गुणों में आवर्त। ठीक है, अगला प्रश्न है नोबेल गैसों को एक अलग ग्रुप में क्यों रखा गया। तो बच्चों, मेंडलीव के समय भी नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी और ये अक्रिय गैसें थी और बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इनकी खोज में काफ़ी समय लगा। नोबेल गैस अक्रिय होती है, इसलिए उसे आसानी से एक अलग ग्रुप में रखना संभव हो पाया। इसे मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की मूल रचना में कोई छेड़छाड़ भी हमें नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है मॉडर्न पीरियडिक टेबल ने मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की विभिन्न कमियों को कैसे दूर किया। तो बच्चों, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की विभिन्न कमियों को निम्न तरीकों से दूर किया गया। पहला, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर लगाने से उनके रासायनिक गुणों के आधार पर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेंडलीव को ऐसा करने के लिए अत्यधिक एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा था। पहला। दूसरा पॉइंट, ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, जबकि पीरियड नंबर से कक्षाओं की संख्या का पता चलता है। थर्ड पॉइंट, आइसोटोप के स्थान को लेकर कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि किसी तत्व के सभी आइसोटोप की परमाणु संख्या एक समान होती है और हाइड्रोजन का स्थान स्पष्ट
है क्योंकि हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैच करता है। बट हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन का स्थान जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट अगर देखा जाए तो नहीं है, ठीक है। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उसे बताया कि इसे फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जा सकता है और इसका स्थान जो है 17 ग्रुप में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप में उसका स्थान जो है स्पष्ट करता है कौन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम के समान रासायनिक प्रतिक्रिया करने वाले किसी दो तत्वों के नाम बताओ, ठीक है। और आपने किस आधार पर इन तत्वों को चुना ये भी आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों बेरिलियम कैल्शियम की रासायनिक प्रतिक्रिया मैग्नीशियम के ही जैसी होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो इन तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए समान है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है सभी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी किसी कंपाउंड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ये सभी त्याग करेंगे और सभी 2 ही ग्रुप 2 में ही आते हैं। तो हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर देखा। अगला प्रश्न है 3 तत्वों का नाम बताओ जिनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है याद कर लो, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सभी परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। फिर पूछ रहा है 2 तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 2 में देख लीजिए। तो ग्रुप 2 में कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम ये सब जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन है उनके बाहरी कक्षा में। 3 तत्व जिनकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से भरी हुई है, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अक्रिय गैस, ठीक है ना, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब जो है इस जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण रूप से भरी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सभी धातु हैं जो पानी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इन तत्वों की परमाणु में क्या समानता है। बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटासियम की बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसी अन्य तत्व के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था प्रतिक्रियाशील, जब हम लोगों ने सीरीज देखा था तो लिथियम, सोडियम और पोटासियम की जो प्रतिक्रियाशीलता थी वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। और इसके बाद अच्छा में 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। और ये अत्यधिक जो है इसलिए अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं। हीलियम एक अक्रिय गैस है और नियॉन बहुत ही कम प्रतिक्रियाशीलता दिखाता है। इन दोनों के परमाणुओं में क्या समानता है, ठीक है। तो बच्चों हीलियम और नियॉन की बाहरी कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरी हुई हैं, इसलिए ये तत्व स्टेबल हैं और अक्रिय हैं, ठीक है। तो जिन तत्व के बाहरी कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे बच्चों वो तत्व स्टेबल कहलाते हैं, ठीक है ना, और वो अक्रिय भी हैं, ओके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में के पहले 10 तत्वों में धातु कौन है, तो हम बताएंगे लिथियम और बेरिलियम, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले 10 तत्वों में हमसे धातु पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए धातु कौन कौन होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लिथियम और बेरिलियम का। अगला प्रश्न है, आप इसे जाके पहले चेक कीजिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, वो वहीं से मैंने आंसर दिया। पीरियोडिक टेबल में स्थान के अनुसार इनमें कौन कौन सा तत्व सबसे अधिक मेटेलिक गुण दिखाता है, ठीक है। तो बच्चों हमें GA, GE, AS, SE और BE एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पीरियड 2 में बेरिलियम सबसे दाईं तरफ है, जबकि गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम दाईं ओर है। हम जानते हैं कि इसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पे मेटेलिक गुण क्या होता है, कम होने लगता था, इसलिए बेरिलियम सबसे अधिक मेटेलिक गुण दिखाएगा। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे जानेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसे हमें पीरियोडिक टेबल में देखना होगा। पीरियोडिक टेबल में इनको देख के हम लोग देखेंगे कि लेफ़्ट से राइट और टॉप टू बॉटम मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट से राइट जाएगा तो मेटेलिक गुण घटेगा, ग्रुप में आप जाओगे लेफ़्ट से राइट और पीरियड में टॉप ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक गुण बढ़ता है। तो उसी आधार पर जो है हम इस सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, ठीक है ना, उनके मेटेलिक गुणों को दिखा सकते हैं। अब है NCERT के अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पे ट्रेंड के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है। पहला, तत्व कम मेटेलिक हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि नॉन मेटेलिक गुण आने लगते हैं, इसका मतलब मेटेलिक गुण कम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चली जाती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, नहीं,
परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कराने के लिए क्या होता है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऊर्जा खर्च करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे इस ऊर्जा को, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कहते हैं इसे, हमें एनर्जी देना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगला ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो ये सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व X के क्लोराइड, एक तत्व X एक क्लोराइड बनाता है जिसका फार्मूला XCl2 है। यह क्लोराइड एक ठोस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, तत्व X के इनमें किस तत्व के ग्रुप में होने की प्रबल संभावना होती है? तो बच्चों ये XCl2 स्वाभाविक है कि यहाँ पे X के जगह पे वैसे एलिमेंट्स आएंगे जिसके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग देखेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इसमें देखिए मैग्नीशियम है, क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, ये आपका 13 से बिलोंग करेंगे, 14 से बिलोंग करेंगे, और ये 2 से, तो 2 वाले को लेंगे तो मैग्नीशियम देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसका व्याख्या भी किया है कि मैग्नीशियम जो है का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। यह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 287 होता है, और यह 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है, इसलिए क्लोरीन के 2 परमाणु मैग्नीशियम के 1 परमाणु के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अगला है किस तत्व के पास 2 कक्षाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से भरा हुआ है? तो नियोन दे दो। नियोन में देखिए 2 कक्षाएं, इसका पहला K और दूसरा L कक्षा जो है पूरी तरह से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है K का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी यहाँ पे होगा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो बच्चों ये 282 12 मैग्नीशियम का होता है। तीसरा है 3 कक्षाएं और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 कक्षाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो गलत है, एल्युमिनियम नहीं होगा, ये सिलिकॉन होगा, ठीक है, क्या होगा सही, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो आप यहाँ पे सिलिकॉन लिखेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम को कट कर देंगे, ये आपका गलत है। 2 कक्षाएं और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो 2 कक्षाएं देखिए बोरोन में और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, ये सही है। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा की तुलना में दुगुनी है, ठीक है, तो देखिए ये आपका कार्बन होगा, ध्यान दीजिए कार्बन में 6 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका डबल कर दोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में हमें मिलेंगे। तो इसमें एक आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, बाय मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है ना, आप इसको सही करोगे सिलिकॉन कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस कॉलम में बोरोन है उस कॉलम के अन्य तत्व में कौन सा गुण समान है? तो बच्चों बोरोन एक मेटलॉइड है, ठीक है ना, जबकि इस ग्रुप के अन्य तत्व जो है वो मेटल है, ठीक है, कौन सा, तो यहाँ अन्य तत्वों में जो गुणों को हम लोगों ने अध्ययन किया वो मेटेलिक गुण है। अगला प्रश्न है कि जिस कॉलम में फ्लोरीन है उस कॉलम के अन्य तत्व में कौन सा गुण है? तो बच्चों इस ग्रुप के सभी तत्व आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इस ग्रुप के सभी तत्व जो हैं अत्यधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाते हैं और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील भी कहलाते हैं, ठीक है ना, और सबके सब अधातु भी हैं, कहने का मतलब नॉन मेटल है। अगला प्रश्न है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 17 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि परमाणु संख्या जो है उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सम कर दीजिए। यह तत्व इनमें किस तत्व जैसा रासायनिक गुण दिखाएगा? ठीक है, तो बच्चों रासायनिक गुण यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फ्लोरीन फास्फोरस आर्गन है, तो यह रासायनिक गुण में फ्लोरीन 2 7 के समान होगा, क्योंकि फ्लोरीन की बाह्य कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाले ही सवाल से इसको रिलेट किया गया है, इसके भी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे फ्लोरीन के भी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है कि 3 तत्व ABC का स्थान पीरियोडिक टेबल में नीचे दिखाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे ABC दिया गया है ग्रुप 16 और 17। आपको बताना है कि A एक धातु है अथवा अधातु। तो बच्चों ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी हैलोजेंस हैं और वो सब के सब अधातु होते हैं, तो हम 100% कहेंगे कि A जो है एक अधातु होगा। अब बताएं A की तुलना में C कम प्रतिक्रियाशील है अथवा अधिक? तो बच्चों जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इसलिए A की तुलना में C की प्रतिक्रियाशीलता जो है कम हो जाती है, इसका मतलब A ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है और C कम प्रतिक्रियाशील है।
अगला प्रश्न है तत्व बी की तुलना में सी बड़ा होगा या छोटा। तो हमें पता है जब किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, इसलिए बी की तुलना में सी जो होगा छोटा होगा। ठीक है ना, बी और सी। यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, कि फिर है अगला प्रश्न तत्व ए के किस प्रकार किसी पीरियड के आगे बढ़ने, सही है। तत्व ए के किस प्रकार का आयन बनाएगा, धनायन या ऋणायन। तो बच्चों तत्व ए जो है ऋणायन आयन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल ऐसे भी है, नॉन मेटल जो है ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो है इसमें क्षमता है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऋणायन बनाते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो धनायन बनाते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, ग्रुप 15 में आते हैं, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो नाइट्रोजन का 2 और 5 लिखेंगे, फास्फोरस का भी 2, 8, 5। फिर बोल रहा है इनमें कौन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। तो बच्चों जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इसलिए नाइट्रोजन अत्यधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्थिति में क्या रिश्ता है। तो बच्चों किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्थिति निम्न रिश्ता है, क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व के ग्रुप का नंबर बताती है और कक्षाओं की संख्या उस तत्व के पीरियड का नंबर बताते हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है तत्व का ग्रुप का नंबर बताता है, जबकि कक्षा की संख्या जो होती है उस तत्व के पीरियड का नंबर बताता है। अगला प्रश्न है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम एटॉमिक नंबर के चारों ओर मौजूद तत्वों के एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 तथा 28 है, इनमें किसके भौतिक और रासायनिक गुण कैल्शियम से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम सबका कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं। कैल्शियम 2, 8, 8, 2 होगा, और ये आपका जो 12 वाला है वो आपका 2, 8, 2, 19 का जो होगा 2, 8, 8, 1। तो देख रहे हैं कि कैल्शियम 38 वाले से मिल रहा है ना, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के बाह्यतम कक्षा में, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स का तो हमें पता नहीं है, नंबर दिया हुआ है और हमसे कैल्शियम का रिलेशन पूछ रहा है। तो कैल्शियम का रिलेशन ये 38 वाले से मिलता जुलता लग रहा है ना। तो इनमें 12 और 38 एटॉमिक नंबर वाले तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, जो अतः हम कह सकते हैं कैल्शियम के समान है, इसलिए दोनों तत्व कैल्शियम के समान भौतिक और रासायनिक गुण दिखाएंगे। अगला प्रश्न है मैनलिफ का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या अंतर है। तो बच्चों तत्वों को मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जो है उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाया गया है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में लगाया गया है। मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप हैं, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को सब ग्रुप में बांटा गया है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को सब ग्रुप में नहीं बांटा गया है। ठीक है ना, इसमें देखे थे कि एक ही ग्रुप में 2-2 बांट दिया था, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल ग्रुप बनाया गया है। मैनलिफ का पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के स्थान के बारे में दुविधा है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्थान में पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के स्थान के बारे में कोई दुविधा नहीं है। ऐसे कहा जाए तो दुविधा है, लेकिन और दूसरे स्थिति में हम यह भी कहेंगे दुविधा नहीं है, क्योंकि इसे फर्स्ट ग्रुप में भी हम लोगों ने रखा है और 17th ग्रुप में भी हम लोगों ने रखा है। ठीक है, आइसोटोप के लिए कोई स्थान नहीं है मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप का स्थान स्पष्ट है। तो चलिए बच्चों, इतने सारे सवालों को हम लोग 1-2 बार अगर देख लेते हैं तो हम लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन आंसर्स पे प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो चलिए, धन्यवाद।